नमस्कार। अब हम चाहते हैं कि ये जो पेज नंबर है वो कुछ इस तरह से आ जाए। तो इस तरह से एक चौकोर बटन होगा, उसके अंदर ये दिखेगा हमें। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, ये एक स्टाइल शीट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसे हम ऐड करते हैं। ये एक स्टाइल मैंने बनाया हुआ है, उसको हम ऐड करेंगे तो जिससे कि ये हो जाएगा। अगर हम अपने जो हमने इसके अंदर थीम यूज किया है, जो CSS हमने यूज किया था सेरोलीन, उसमें अगर हम इस CSS फाइल के अंदर ऐड कर देते हैं, ये मैंने कुछ बनाया हुआ है, इसको अगर हम ऐड कर दें, इसका नाम मैंने रखा है पेजिनेशन PG-PG। और इसको एक बार सेव कर लेते हैं और इसको एक बार हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। अब हम चाहेंगे कि इस जो ग्रिड व्यू है, इस ग्रिड व्यू के पेजिनेशन जहां पर है, इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इसके प्रॉपर्टीज के अंदर अगर हम देखें, इसके पेजिनेशन यानी कि पेजर स्टाइल, इसको देखते हैं। तो इसमें CSS क्लास में अगर हम इसको रख दें तो देखिए ये अपने आप ही बटन्स आ गए हैं। अब ये जो है यहाँ पर अभी चेंज नहीं हुआ है। ये कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू कैशे जो कि इसके अंदर सेव हो जाता है, नहीं करता है। तो हम एक बार इसको इनकॉग्निटो में चला के देखते हैं, यानी प्राइवेट विंडो में चला के देखते हैं। और इसको हम कॉपी कर लेते हैं इसी को, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट विंडो में कभी कैशे नहीं होता है, सेव नहीं रखता है उसकी हिस्ट्री, और ना ही कैशे रखता है। तो इसमें चला के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बटन आ चुके हैं अब हमारे पास। अब किसी बटन को क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से आ जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से हम इन बटन्स को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो हम अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी हैं जगह पे, सब पे हम ये यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब स्टॉक रिपोर्ट देखता हूँ, तो स्टॉक रिपोर्ट ऑब्वियसली अब मेरे पास जो हमारे पास 37 आइटम्स हैं उनकी आएगी। और उसमें पेज अगर इस तरह से आ रहा है तो उसमें भी हम इसके चेंज कर देते हैं। स्टॉक समरी के नाम से है शायद, एक बार देख लेते हैं। रिपोर्ट के अंदर स्टॉक समरी, इसको भी चेंज कर लेते हैं। और इसके भी हम वही जो ग्रिड व्यू है, इसके प्रॉपर्टी में जाते हैं। और इसके जो पेजर स्टाइल है उसमें जाके हम इसके CSS में जो हमने पेजर स्टाइल रखा था उसे कॉपी कर लेते हैं। और उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं आइटम मास्टर ASP से। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं पेजिनेशन-PG। तो अब इसको भी हम यहाँ अपने इसमें इसको कर लेते हैं, पुट कर देते हैं, और इसको हम सेव कर देते हैं। और अब चूंकि मैंने कोई प्रोग्राम में चेंज किया नहीं है तो इसको एक बार हम व्यू करते हैं दोबारा से, और देखते हैं कि इसके अंदर आता है कि नहीं। ये हमारे पास बटन्स आ चुके हैं। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखने में भी अच्छा लगता है और बटन्स हमारे पास आ गए हैं। तो यहाँ आपको ये बटन्स तो समझ में आ गया। अब हम एक काम करेंगे, जैसे कि हमने इसको पब्लिश किया हुआ है कहीं पर, इसको देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको इंटरेस्ट आएगा इसके अंदर। हम पहले इन सबको हटा देते हैं। और सबसे पहले आपको एक जीमेल आईडी तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं जो यूज करने जा रहा हूँ वो है smarter.asp। ये एक ऐसा वेबसाइट है जिसमें आपको फ्री में अप टू 60 डेज तक का सर्वर मिलता है, जिसमें आप अपने एप्लीकेशन को टेस्ट और ट्रायल कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन होता है कस्टमर लॉगिन, और फ्री ट्रायल इसमें मिलता है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। ये ASP.NET के लिए अवेलेबल है। तो अगर मैं अगर इसको क्लिक करूं, अब ये कहता है कि आपको एक कस्टमर लॉगिन करनी पड़ेगी। अगर आप गेट स्टार्टेड पे भी क्लिक करते हैं तो भी आपसे एक लॉगिन मांगेगा। अगर आप फ्री ट्रायल पे भी करते हैं तो भी आपसे एक लॉगिन मांगेगा।
तो जब डोमेन की ज़रूरत पड़ती है तो हमें एक डोमेन बनाना पड़ता है। एक माफ़ कीजिएगा, एक ईमेल आईडी बनाना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, तो अब हम इसमें लॉगिन करते हैं। एक कस्टमर लॉगिन पे क्लिक करते हैं और कस्टमर लॉगिन को रजिस्टर करने के लिए आपको एक ईमेल आईडी रजिस्टर करना होता है। आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं और मैं साइन अप करना चाहूँगा। अब ये कहता है कि आपके मेल पर एक ओटीपी भेजा है, उसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ईमेल वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपने ईमेल में जाके उसको वेरीफाई करता हूँ और वापस आता हूँ। और अब मैं अपने पैकेज में आ गया हूँ, अपने smarteresp.net में लॉगिन कर चुका हूँ और इसमें मुझे ये ट्राई करना पड़ता है। इसमें यस आई वांट टू हैव द ट्राई, मैं इसे ट्राई करता हूँ। अब ये आपसे इन्फो को एंटर करने को बोलता है और अपने एफटीपी के पासवर्ड्स वगैरह सब डालने को बोलता है। तो और इसका वेबसाइट का नाम ये रखने को बोलता है, या आप जो चेंज करना चाहें अपने वेबसाइट का नाम आप रख सकते हैं। जैसे मैंने अपने वेबसाइट का नाम site1 ही रहने दिया, -site1.temp, और इसको हम चेंज भी करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले से मैं टिक कर लेता हूँ और इसमें अपना पासवर्ड डाल देता हूँ जो मैं रखना चाहता हूँ। ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए यूज होता है और इसे नेक्स्ट करते हैं। अब इसने हमारे लिए एक रिकॉर्ड दिया है कि आप इसको नोट करके रख लें, आपके काम आएगा। और इसे मैं सबमिट कर देता हूँ। अब ये 1 से 2 से 3 मिनट लेता है, इसे करने देते हैं। इसने काम कर लिया, क्रिएट कर दिया। नाउ फाइनलाइजिंग योर होस्ट अकाउंट, प्लीज वेट एंड विल रीडायरेक्ट यू व्हेन फिनिश्ड। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इसे करने देते हैं। हमारे लिए जो आईएएस के स्ट्रक्चर्स हैं उसको बना रहा है। अब ये आपको एक अकाउंट के स्क्रीन पे लेके आता है, जिसमें हम अगर इस कंट्रोल पैनल के लिए इसको क्लिक करें तो आपके सामने एक वेबसाइट का डिटेल आता है। और अगर हम अपलोड करना चाहें कुछ वेब, तो हम इससे भी कर सकते हैं। और अगर हम फाइल मैनेजर में जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से हम कर सकते हैं डायरेक्ट। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो काम करना पड़ता है। एक तो हमें डेटाबेस अपडेट करना पड़ेगा, दूसरा हमें जो हमने एप्लीकेशन बनाया है उसको अपडेट करना पड़ेगा। हम अपने प्रोग्राम में चले जाते हैं, सोल्यूशन फोल्डर में, जहाँ पर हमने प्रोग्राम बनाया था। जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो कोई सही तरीका नहीं है, इसको पर आप ट्राई कर सकते हैं, जो सिंपलेस्ट तरीका है। और इसको अगर मैं राइट क्लिक करके जिप कर दूं, कंप्रेस फाइल बना दूं इसका, तो इसके अंदर क्या क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर सारे प्रोग्राम्स के फाइल्स हैं और सब कुछ है। हालांकि ये डिप्लॉय करने का सही तरीका नहीं है, मैं रिपीट करता हूँ, लेकिन फिर भी ये हैंडी है और मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं सबसे आसान तरीके से इसको करूँगा। और इसे करने देते हैं एक बार जिप, ये जिप कर रहा है। ये हम इसलिए इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि हम ये अभी टेस्टिंग और ट्रायल कर रहे हैं। जब हम किसी को लाइव सर्वर में देते हैं तो हम इसमें जो हमारे पास जो प्रोग्राम्स हैं या कोड्स हैं उसको हम अपलोड नहीं करते हैं, किसी और तरह से करते हैं, जो कि विजुअल स्टूडियो का एक पार्ट है। तो अभी हम टेस्टिंग ट्रायल कर रहे हैं तो हमने इसे इसलिए इस तरह से किया है। अब अपने दोबारा से अपने कंट्रोल पैनल में जाते हैं और हम चाहते हैं कि कुछ अपलोड करें, तो इसके लिए हम इस अपलोड पे क्लिक करते हैं और इसमें एक फाइल को चूज करते हैं। अब इस फाइल को हम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने इसके लिए बनाया था। अभी ओपन करते हैं, अब इसको अपलोड करते हैं। फाइल अपलोडेड। अब इसे हम इसे क्लोज कर सकते हैं और ये देखिए फाइल आ चुका है। अब इसको क्लिक करेंगे और इसको अनजिप करेंगे। तो इसको अनजिप करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है अनजिप।
और इसको कहाँ रखेंगे, साइट 1 के अंदर रखेंगे। और कभी अगर दोबारा से अपलोड करके करना हो तो इसे हम ओवरराइट करते हैं उसी फोल्डर में और इसे ऐड कर देते हैं। हालांकि पहली बार करेंगे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। तो अब देखिएगा ये हमारे पास फोल्डर आ चुका है इस तरह से। अब हम चाहेंगे कि हमारा जो एप्लीकेशन, इसको हम एक बार रन करके देखते हैं तभी समझ में आएगा। इसके वेबसाइट में जाते हैं और यहाँ पर ये जो लिंक आ रहा है इस पर क्लिक करते हैं। ये कहता है कि अभी आपने कुछ बनाया नहीं और अपलोड नहीं किया है, जबकि हमने तो अपलोड किया है। और अगर इसके आगे हम लिखना चाहें कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको इसने एरर दे दिया हमें। इसका भी एक रीजन है, इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट इसे पॉइंट किया जाए, हमारे इसको डायरेक्टली पॉइंट करें, यानी कि इसी फोल्डर पे डायरेक्टली पहुंच जाए। तो उसके लिए हम इसे सेट करते हैं। इस पर क्लिक करें, वेब मैनेज वेबसाइट, और इसमें अगर आप देखेंगे तो मैप पाथ है, इस पर क्लिक करते हैं और इसमें साइट पे क्लिक करते हैं और इस फोल्डर पे क्लिक करते हैं और इसे हम चूज कर लेते हैं। अब ये साइट तो मैप हो चुका है, यानी कि अब मैं अगर इसे हटा देता हूं और यहाँ क्लिक करता हूं तो अब मेरा पॉइंट जो होगा वो जो फोल्डर है उसके अंदर जाएगा। अब उसने कोई एरर नहीं दिया और ये चल गया हमारा प्रोग्राम। अब ये डायरेक्ट इस तरह से लिखने से चल जाएगा। और इस पे अगर हम कहीं क्लिक करते हैं तो क्या होगा देखते हैं। हम आइटम मास्टर पे क्लिक करते हैं। अब पहली बार में थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि उसे रिकम्पाइल कर रहा होता है प्रोग्राम्स को। अब इसने एरर दिया। अब आप सोचेंगे कि एरर क्यों नहीं देगा, क्योंकि हमने इसमें तो डाटा अपलोड किया ही नहीं है। तो पहले हम डाटा अपलोड करते हैं। डाटा अपलोड करने के लिए हमें एसक्यूएल सर्वर, ये एसक्यूएल सर्वर है, एमएस एसक्यूएल, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जो स्टूडियो है वो इसी के अंदर है। तो एमएस एसक्यूएल को हम लोड करते हैं। अब हम एक डेटाबेस बनाते हैं और हमने जो डेटाबेस का नाम रखा था इन्वेंट्री मैनेजमेंट वही रखते हैं। लेकिन ये एक शेयर्ड होस्ट है तो इसमें डेटाबेस के आगे एक टैग और लगा देगा। तो इसमें हम नाम रख देते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हालांकि इसकी एक लिमिटेशन है नाम का, तो हम इसको आई एम कर देते हैं, सिंपल। और इसका पासवर्ड भी रख देते हैं और बाय डिफॉल्ट जो भी आ रहा है इसको हम ओके कर देते हैं। अब ये हमारे लिए उसने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया है। अब फिलहाल इस डेटाबेस के अंदर कुछ नहीं होगा। अगर इसको हम क्लिक करें और वेब कनेक्ट के थ्रू से जाएं और देखें तो इसमें वो एक पासवर्ड मांगेगा जो मैंने अभी दिया था, उसे देना पड़ेगा और इसे कनेक्ट करते हैं। अब इसने कहा है कि आपके लिए डेटाबेस तो बना दिया है, लेकिन इसमें देखिए टेबल्स नहीं है, व्यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हम चाहेंगे कि इसको अपलोड करें, इस डेटाबेस को। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो चलाते हैं। अब हम चाहेंगे कि इस डेटाबेस का हम बैकअप लें। बैकअप के लिए हम राइट क्लिक करते हैं और टास्क में जाएंगे और बैकअप के लिए क्लिक करेंगे। अब ये एक विजार्ड आएगा, इस विजार्ड के थ्रू से हम बैकअप को रखेंगे। ये कह रहा है कि मैं इस जगह पे बैकअप रख दूं, तो हमने कहा ठीक है, ओके, और इस नाम से बैकअप रखेगा। इसे ओके करते हैं और इसने बैकअप कंप्लीटली कर दिया है। अब हम एक चाहेंगे कि इस बैकअप को कहाँ रखा है देखते हैं। तो उसको देखने का एक अच्छा तरीका है, आसान सा तरीका। और उसके लिए आप इसके प्रॉपर्टी में जाएं, राइट क्लिक करके, जैसे मैंने अभी किया था, और इसके फाइल्स में जाएं। और फाइल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर फाइल के पाथ मिलेगा। और अगर फाइल के पाथ में जाएं और फोल्डर पे क्लिक करके यहाँ पर अगर आप फाइल के पाथ को लिखें और इसमें आप अगर बैकअप में जाएं तो यहाँ पर आपको बैकअप मिल जाता है। तो ये हमारा बैकअप फाइल है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, या फिर जब हम अपलोड करेंगे
तो हम डायरेक्ट अपलोड यहाँ से करते हैं। अब हमें अपलोड करना है, तो इसके लिए एक तरीका होता है, रिस्टोर डेटाबेस पे क्लिक करें और ये हमसे पूछेगा कि फाइल कहाँ से लेके आना चाहते हैं, तो अपलोड ए फाइल, सो चूज ए फाइल, और हमने जो लोकेशन रखा था उसे हम क्लिक कर देते हैं यहाँ पर, और इसमें हम जिस जगह जाना चाहते थे वहाँ पहुँच जाते हैं। इस तरह से, मैंने यहाँ गलती से डबल कोट हो गया था ये। अब यहाँ पर हम इसे क्लिक कर लेते हैं और इसे अब हम अपलोड करते हैं। अब ये अपलोड कर रहा है फाइल को, इसने फाइल को अपलोड कर दिया। अब हम कहता है कि रिस्टोर करो, अगर अपलोड कंप्लीट हो गया प्लीज रिस्टोर, तो मैं इसे रिस्टोर करता हूँ। अब मेरे इस डेटाबेस के ऊपर इसको रिस्टोर कर देगा, इसने रिस्टोर कर दिया है। अगर हम देखना चाहें कि इसने वाकई में रिस्टोर किया कि नहीं, तो इस पर क्लिक करते हैं, इस डेटाबेस में क्लिक करते हैं और फिर टेबल पे क्लिक करते हैं। देखिए ये आ गए हैं हमारे पास रिकॉर्ड्स के साथ, व्यूज भी आ गए हैं और डेटा भी आ गया। अगर आप देखना चाहें तो इसे हम सबमिट करते हैं, तो ये देखिए क्वेरी में सारे डेटा आ चुके हैं हमारे पास। 2 पेजेस में हमारे पास 37 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। अब ये रिकॉर्ड आ चुका है, तो अगर हम अब चलाएं तो चल जाना चाहिए। अब इसे क्लिक करते हैं, अभी फिर कुछ एरर दिखा रहा है। उसका रीज़न क्या है? आपको याद होगा कि जब हम इस फाइल को, इस प्रोग्राम को बना रहे थे, मैं इस प्रोग्राम में चला जाता हूँ वापस। जब हम इस प्रोग्राम को बना रहे थे तो इसके अंदर एक वेब कॉन्फ़िग फाइल था, जो आपको याद होगा इस नाम से हमारे विजुअल स्टूडियो में दिखता है। इसको एक बार एडिट करके खोल के देखते हैं। इसके अंदर ये एक कनेक्टिंग स्ट्रिंग था हमारे पास इस तरह से। अब सिस्टम वहाँ पर पासवर्ड है और हमारे इसमें हमने पासवर्ड इंटीग्रेटेड रखा था। तो ये कुछ कनेक्शन के लिए कुछ बोलता है, कहता है कि आप कनेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करो। तो वो हमसे कहता है कि आप ये चेंज कर लो, जो पासवर्ड आपने दिया है उस पासवर्ड को डालिए और इसे चेंज कर लीजिए। तो हमें वो पासवर्ड और सब कुछ हमें डालना पड़ता है। तो इसे हम करते हैं, अपने इसको एक कॉपी कर लेते हैं कहीं पर। तो अब हम क्या करेंगे कि फोल्डर में जाएंगे और उसके अंदर हमारे साइट में जाएंगे और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जाएंगे और इसके वेब कॉन्फ़िग फाइल जो यहाँ पर नीचे है, इसके क्रेडेंशियल को चेंज करेंगे। इसको एडिट करते हैं, एडिट करने के लिए सेलेक्ट करके और यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, इसे करते हैं और ये कहता है कि आप यहाँ पर जो है इस जगह पे जहाँ पर ये कनेक्टिंग स्ट्रिंग सिक्योरिटी ट्रू लिखा है उस पर तो ये लिखिए। उसने ये कहा है जहाँ पर डेटा सोर्स है, ये डेटा सोर्स था, इस डेटा सोर्स की जगह मैंने ये लिख दिया। इसे अब एक बार सेव कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या करता है। इसे सेव कर लिया। अब इसे दोबारा से एक बार बैक करें और दोबारा रिपोर्ट पे जाएं तो देखिए क्या करता है। ये हमारा काम चल गया, इसने कर दिया। तो आपने देखा किस तरह से हमने इसको पब्लिश किया आसान तरीके से। और भी कई तरीके होते हैं इसके अंदर पब्लिश करने का, लेकिन ये पब्लिश करने का सही तरीका इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें हमने प्रोग्राम्स भी डाला है और ये हमारे टेस्टिंग एंड ट्रायल के लिए सफिशेंट है। तो हम इसे आप यूज़ कर सकते हैं और कैसे भी करके भी आप इसको यूज़ कीजिए। उम्मीद करूँगा कि ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने हिसाब से कुछ प्रोग्राम्स बनाएं, यानी कि इस सीज़न को हम कंप्लीट करते हैं और हम अगले सीज़न में इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे और किसी और तरह से इस एप्लीकेशन को बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।